नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में और इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज बेसिकली मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स और लगातार एसएमएस फ़ोन कॉल्स तमाम सारी आई और आपने कहा कि गुरुजी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर भी लगा हुआ है कल, तो जल्दी से जल्दी इसको बना दीजिए पेपर 2 को लेकर के लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दीजिए। तो मैंने कहा कुछ क्यों, एक रिवीजन क्लास ही आ जाती भाई, ठीक है। और आपकी परीक्षा में यहाँ से हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कल, ठीक है। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया आपका। इसके अलावा आपका मां शाकुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और भी जो विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं, MJPRU बरेली रोहिलखंड, ठीक है, BU झांसी, क्लियर, ऐसे ही तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं। तो उन सभी के जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी में यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले भी हमें पढ़ाता था और अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा। तो पिछले 2-3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते थे उन सभी का कलेक्शन आज की वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। बहुत ही ये क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चंस नहीं होंगे, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय तीनों टाइप के होंगे। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका है महोदय आपके समक्ष। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र, यानी बात किसकी के बारे में की जा रही, स्कोप के बारे में। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपसे अंग्रेजी में पूछेगा, यानी कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र या लोक प्रशासन के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली स्कोप या विषय क्षेत्र या दायरा किसी भी विषय का वही होता है, ठीक है। के संबंध में पोस्ट कार्ब एक विधि है। लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान है, लूथर गुलिक विद्वान ने पोस्ट कार्ब की अवधारणा दी है। पोस्ट कार्ब जो है इन शब्दों में, जैसे P से आपका बनेगा, ठीक है, प्लानिंग, O से बनेगा ऑर्गेनाइजिंग, S से बनेगा आपका स्टाफिंग, D से बनेगा डायरेक्टिंग, CO से बनेगा कोऑर्डिनेटिंग, R से बनेगा रिपोर्टिंग और B से बनेगा बजटिंग। जब ये सारे शब्द मिलते हैं बेटा तब जाकर के पोस्ट कार्ब बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक प्रकार से लूथर गुलिक ने जो परिभाषा दी एक व्यापक परिभाषा है इसके विषय क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए। किसके? लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के या कार्य क्षेत्र के अवधारणा को लघु रूप में लिखिए, मतलब किसके बारे में बताएं। देखिए, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया, जिसमें P का तात्पर्य होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि कोई भी योजना या कोई भी प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहली बात जरूरी होती है एक प्लान की, एक योजना की, एक आयोजन की, ठीक है। और वो आयोजन सबसे पहला, ठीक है, यानी अर्थात योजना बनाना। दूसरा शब्द होता है ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संगठन का निर्माण करना। संगठन का निर्माण जब आप करेंगे, कई लोगों का इकट्ठा होना, कई लोग इकट्ठा होकर के किसी एक मुद्दे पर किसी एक काम के लिए इकट्ठा होते हैं और वो उसी काम को ध्यान में रख करके काम किया करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो होता है उसका मतलब होता है यस, जो तीसरा शब्द है आपका यस का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना, यानी कि जो संगठन में आपके लोग रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्र का काम करेंगे, वही एक प्रकार से स्टाफिंग करना कहा जाता है इसमें, जो अलग अलग क्षेत्रों में आपके काम करेंगे। जैसे स्टाफिंग क्या हो गया, जैसे एक पुलिस थाना है तो पुलिस थाना में प्रशासन होता है, तो आप देखते हैं एक बड़ा स्टाफ, जैसे कि एक बड़े पद पर कौन है, जैसे कि SHO हैं, SO हैं, ठीक है, ऐसे ही दरोगा हैं, SI हैं, फिर उससे नीचे सिपाही हैं, ठीक है, हवलदार हैं, फिर होमगार्ड हैं। तो ये सब एकदम क्रम व्यवस्था बनाए हुए हैं, स्तरीकरण बनाए हुए हैं। साथ ही साथ में आप देखते हैं कि ये जो हैं एक व्यवस्था के क्रम में जुड़े हैं, इनमें स्टाफिंग है, ये स्टाफ है अपने आप में। जैसे एक स्कूल में तमाम टीचर का स्टाफ होता है, कई सारे कर्मचारी होते हैं, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई रीजनिंग पढ़ाता है, कोई कुछ भी पढ़ाता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है। तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना स्टाफिंग। इसके अलावा होता है डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देश देना। जैसे मूवी आप देखे होंगे तो मूवी में एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ये बताता है कि शूटिंग कैसे करनी है, कैसे आपको डांस करना है, कोरियोग्राफर बताता है, तो निर्देश देता है, दिशा निर्देशन करना। कोई जैसे आप देखते हैं SO कहेगा थाना अध्यक्ष से, मतलब जो थाना अध्यक्ष होगा, दरोगा कहेगा दरोगा तू जा करके उधर जो है फलाने एरिया में एक सिस्टम, मतलब कि कोई मामला हुआ उस उधर देख करके आ,
तू उधर निकल जा, ऐसे वो एक निर्देश देगा, तुमको ये करना, तुमको करना, यानी एक निर्देश देना कि भाई किस तरीके से जो एक प्लान है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली जो दिशा निर्देश देता है वो एक निर्देशक देता है, और निर्देशक जो दिशा निर्देश देता है वही एक प्रकार से ये होता है निर्देशन करना। ठीक है, अगला होता है सीओ शब्द। सीओ का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना, यानी तमाम लोग रहेंगे, सिपाही, तमाम सारे लोग इकट्ठा हैं, अब उन सभी में तालमेल बैठाना। जो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ थाने का, ताकि आपके दिमाग तक बातें जाएं। ठीक है, वैसे आपके दिमाग में घूमती रहेंगी बातें, चूंकि जब पहली बार ये सब शब्द सुनते होंगे तो हैदास जाते होंगे एकदम से, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शुक्ला गुरुजी आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए एग्जाम के अंतिम दिनों तक। ठीक है, तो सीओ का मतलब होता है समन्वय करना, तालमेल बैठाना कि किसको क्या कहना है, किससे किस तरीके से पेश आना है, तो तालमेल बैठा करके जब चलेंगे तभी कोई प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। आर का मतलब होता है बेटा रिपोर्टिंग करना, यानी कि सूचना देना कि भाई जो आपने काम, जैसे दरोगा को भेजा था कि भाई रामपुर एरिया में कोई चोरी हो गई है, जा करके आप वहाँ पर देख करके आओ। दरोगा गए, वहाँ पर देख करके आए और थाना अध्यक्ष को बताने लगे कि ये मामला था, पूरा रिपोर्ट उसकी प्रस्तुत करके दरोगा जी मतलब कि उनके थाना अध्यक्ष के समक्ष रख दिया। बस, तो ये हो गया रिपोर्टिंग करना। ठीक है, बी का मतलब होता है बजटिंग करना, यानी कि ऐसे मान लेते हैं बजटिंग माने कि तेल पानी का खर्चा जीप लेकर के गया, ठीक है, तेल पानी खर्चा लगा, चाय पानी पिया होगा, तो ये सब एक प्रकार से बजटिंग करना। बजट माने होता है एक क्या तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना, एक सांचा तैयार करना, जिसके तहत हमको खर्चा कितना करना है, कैसे करना, किस पर कितना व्यय करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो पोस्ट कार्य की अवधारणा की आलोचना भी की गई है विद्वानों के द्वारा। उसके आलोचकों का विचार है कि यह सिद्धांत पाठ्य विषय के ज्ञान की सर्वथा उपेक्षा करता है। पाठ्यक्रम का जो ज्ञान होता है या पाठ्य विषय का ज्ञान, उसकी हमेशा उपेक्षा करता है, उसको नहीं शामिल करता है। यह विचार पाठ्य विषय व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा करता है, यानी व्यवहारिक विषय जो पाठ्यक्रम से निर्धारित होते हैं उसकी उपेक्षा करता है, बाकी चीज़ों में बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये सब क्वेश्चंस 100% आने वाले, 100% की मैं गारंटी के साथ ये एक प्रकार से लेक्चर लाया हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन 100% आएगा। लोक प्रशासन की प्रकृति, ये भी प्रश्न आएगा। प्रकृति माने क्या होते भैया? प्रकृति माने होते नेचर, यानी कि लोक प्रशासन विज्ञान हुए कि लोक प्रशासन कला हुए। कहने का मतलब ये है कि ये एक आर्ट है कि एक साइंस है। साइंस कब होगा? जब सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होगा। आर्ट कब होगा? जब व्यवहारिक चीज़ें होंगी। तो जाहिर सी बात है लोक प्रशासन बेटा इसमें व्यवहारिक चीज़ें भी शामिल हैं और साइंटिफिक चीज़ें भी शामिल हैं, अर्थात लोक प्रशासन ये एक प्रकार से आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर? तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिली हैं। देखिए, लोक प्रशासन विज्ञान भी है और श्रेष्ठ कला भी है। इसका सैद्धांतिक पहलू इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान करता है। सैद्धांतिक मतलब जो इसके थ्योरी वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो इसको एक विज्ञान के रूप में देते हैं, क्योंकि थ्योरी या कॉन्सेप्ट जो होते हैं सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होते हैं, और जो चीज़ें सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होती हैं वो विज्ञान की कैटेगरी में आती हैं। और जो चीज़ें ऐसे उबड़ खाबड़ पड़ी हैं या फिर उसका व्यवहारिक नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कला में रख सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक पहलू उसे कला का स्वरूप प्रदान करता है। सैद्धांतिक विज्ञान बनाता है, व्यवहारिक कला बनाता है। एक अच्छे प्रशासन के लिए, एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह परम आवश्यक है कि वह लोक प्रशासन के उत्तम सिद्धांत यानी अच्छे सिद्धांतों का जो एक प्रकार से अव्वल दर्जे के जो थियरीज हैं उन थियरी का वैज्ञानिक की भांति अध्ययन करे और उन सिद्धांतों को बाद में कलाकार के रूप में व्यवहार में प्रयोग करे। यानी कि सबसे पहले उसका अध्ययन अगर करना है तो बढ़िया सिद्धांतों का प्रयोग करके वैज्ञानिक अध्ययन करे। उसके बाद में जब उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके बाद में क्या करें, उसको रिप्रेजेंट करते समय उसको व्यवहारिक तरीके समझा दें। जैसे जो लोक प्रशासन एक सिद्धांत है, इसको मैं आपको आपकी अपनी भाषा में थाना वाना का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा। तो ये हो गया व्यवहारिक, और जो लिखा है वो है क्या? सैद्धांतिक। समझ रहे हो ना ये चीजें? अतएव लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है और कला भी है, ऐसे आप लिखेंगे। नंबर दबाए मिले आपका, नंबर देम कोताही ना करे, बनायु के लिख देवो तब वो नंबर मिले। ठीक है, लेकिन बनाने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि उसके बारे में कुछ अगर बना करके लिखेंगे तब तो नंबर मिलेगा, अगर आप इधर उधर का लिख दिए तब तो अंत बिल्कुल नहीं मिलेगा। चार्ल्स वर्थ नाम के एक विद्वान है। चार्ल्स वर्थ की भांति यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है। उन्हीं के शब्दों में चार्ल्स वर्थ कहते हैं इसकी प्रकृति को समझाते हुए लोक प्रशासन की कि प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उत्तम नेतृत्व होता है, उत्साह होता है, उच्च विचारों की आवश्यकता होती है।
यह एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण होता है। निगमनात्मक विश्लेषण कोई भी सिद्धांत है तो सिद्धांत का निगमन होता है। निगमन और आगमन दो पद्धतियां होती हैं। निगमनात्मक पद्धति जो होती है, ऐसे डेरिवेशन जिसको आप कहते हैं, निगमन कराया था सूत्र का, उसमें जैसे फिजिक्स पढ़े होंगे बेटा, तो फिजिक्स में सूत्रों का निगमन होता है। निगमन माने क्या होता है, सूत्रों को निकाला जाता है तमाम सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके। तो सेम ऐसे निगमनात्मक विश्लेषण सतर्कता युक्त नियोजन यानी कि तर्क के साथ कोई भी प्लान किया जाता है, विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता, तो ये इसको विज्ञान की कैटेगरी में लाती है। तो अतः विज्ञान भी है और कला भी है, ऐसे आप लिख देंगे और बढ़िया से मोर्च पे ऐसे ताव देते हुए ऐसे बाहर निकलेंगे। पर्चे को देने के बाद में कहेंगे वाह गुरुदेव आपने तो बता दिया, सब वही का वही आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। देखिए लोक प्रशासन के अध्ययन के 4 दृष्टिकोण हैं, 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, बड़ा दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कार्य दृष्टिकोण और चौथा है आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन में सरकार के तीनों अंगों का, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो होती है वो कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करती है, और जो विधायिका होती है बेटा वो कानून को बनाती है। कानून को बनाने का काम विधायिका का है, कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका में सारे के सारे जो सरकारी नौकरी के लोग हैं वो सब शामिल हो जाते हैं, यह बात आप ध्यान। विधायिका में संसद के सारे लोग जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। न्यायपालिका में जो जज वकील ये सब हैं ये सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अध्ययन सम्मिलित होता है उसके व्यापक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के। तो ये अति लघु उत्तरी में पूछेगा लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण क्या है, तो आप बताएंगे कि लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों पक्षों का, खास करके न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और एक प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन सभी का अध्ययन होता है। जबकि संकुचित दृष्टिकोण की अगर बात करें बेटा तो मात्र कार्यपालिका के अध्ययन को ही आवश्यक माना जाता है। यानी संकुचित दृष्टिकोण अगर आप देखेंगे, ठीक है, लोक प्रशासन का, तो केवल कार्यपालिका के अध्ययन को ही मान लिया जाता है कि इसके अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। अब पोस्ट कार्य दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के क्षेत्र में योजना बनाना, संगठन बनाना, और इसके शब्द का मतलब बता देंगे, कर्मचारी की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, प्रतिवेदन देना, बजट तैयार करना जैसी 7 गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए पोस्ट कार्य की, तो पोस्ट कार्य की जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि लोक प्रशासन जो होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे गतिशील और विकासशील विषय को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि इसका अध्ययन इतने ही क्षेत्र में किया जाएगा। ये स्वतंत्र है, ठीक है स्वतंत्र, ना सिर पर कोई भावै मने करे जो सोई, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, जो इच्छा हो वहाँ तक अध्ययन करे। जैसे जैसे राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। अर्थात जनहित में किया गया प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन होता है। ऐसा काम जो जनता के हित में किया गया है वह सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये होता है इसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबसे फेमस है, विद्वानों का मोहर भी लगा है कि हाँ भैया मॉडर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही वास्तव में इसका एक प्रकार से विषय क्षेत्र है। तो इसको किसी सीमा में बांध करके कि पोस्ट कार्य में बांध दिया, 7 सिद्धांत बता दिए, उसी 7 में खत्म कर दिया लोक प्रशासन को, ना। लोक प्रशासन जैसे जैसे सरकार का काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई अगर वीडियो पसंद आ रही। बहुत मेहनत से वीडियो में बनाता हूं, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी मैं एक प्रकार से बाहर से आया हूं, मेरी नेट की परीक्षा थी, हिंदी साहित्य से मैं नेट की परीक्षा दे करके आया, आराम भी नहीं किया हूं, तुरंत आपके लिए एक प्रकार से क्लास लेकर के आ गया हूं कि आपका पेपर लगा हुआ है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के महत्व का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला बिंदु है शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, चूंकि शासन की जो नीतियां होती हैं उनका क्रियान्वयन लोक मतलब कि प्रशासन के द्वारा होता है। किसी भी शासन की सफलता और विफलता उसकी नीतियों के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कोई भी नीति है उसको सफल तरीके से जनता तक पहुँचाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यदि शासन के द्वारा किए गए अच्छे निर्णयों का समय पर तथा पूरी क्षमता के साथ क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो वह नीतियाँ
किसी काम की नहीं होती हैं। अतः व्यवस्था चाहे कोई भी हो, शासन चाहे किसी प्रकार का हो, उसके कार्यों से जनता को लाभ तभी होगा जब लोक प्रशासन द्वारा शासकीय नीतियों का समक्षता पूर्वक क्रियान्वयन होगा, अच्छे तरीके से जनता तक वो विचार, वो सिद्धांत, वो नीतियाँ पहुँचेंगी जल्द से जल्द, तब वो उसका फायदा होगा। दूसरी बात, लोक प्रशासन संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। क्या? लोक प्रशासन संचार के माध्यम के, संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। जब जैसे हम बोल रहे हैं और आप रजाई में लेट करके बढ़िया मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, तो रजैवा के अंदर वो हमारा आवाजिया तो है सबका सुना थी, काहे सुना थी? ये कम्युनिकेशन के माध्यम का है, आपका फ़ोन है, हमारा कैमरा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? यही चीज़ें हैं, यानी कि ये एक प्रकार से लोग मतलब संचार के माध्यम है। क्लियर? तो लोक प्रशासन संचार के माध्यम के रूप में भी काम करता है, यानी लोक प्रशासन के द्वारा जनता में कम्युनिकेशन स्थापित होता है, जनता और सरकार के बीच में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानना, शासन और जनता के बीच संचार रहना, शासन को जनता की बातों और जनता को शासन के निर्णयों और कठिनाइयों का ज्ञान होते रहना चाहिए। लोक प्रशासन की इसमें सक्रिय भूमिका रहती है कि जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक मिलती रहे, यानी कम्युनिकेटर की भांति काम करता है लोक प्रशासन। क्लियर? तीसरा महत्व इसका यह है, लोक प्रशासन द्वारा संस्कृति और सभ्यता, कल्चर और सिविलाइजेशन की क्या होती है? रक्षा होती है बेटा, ठीक है। अनेक विद्वानों का मत है कि लोक प्रशासन का संबंध देशों की संस्कृति और विशेषकर राजनीतिक संस्कृति के साथ, यानी पॉलिटिकल कल्चर के साथ होता है। B.W. डोनहम नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि प्रशासन संस्कृति को और संस्कृति प्रशासन को प्रभावित करती है, यानी दोनों का एक दूसरे से अन्योन आश्रित का संबंध है। व्हाट डू मीन बाय अन्योन आश्रित रिलेशनशिप? यानी इंटर रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कहते हैं कि तनी तू हमें देखो, तनी हम तुहका देखी। कहने का मतलब ये कि जितना हम आपको चाह रहे हैं उतना आप हमें भी चाह रहे हैं, इसी को बोलते हैं अन्योन आश्रित का संबंध, ठीक है। तो जितना एक प्रकार से प्रशासन संस्कृति को प्रभावित करता है, उतना ही संस्कृति जो है प्रशासन को प्रभावित करती है, ठीक है। ये बात ये डोनहम महोदय ने कहा। चौथा बात, चौथी महत्व, लोक प्रशासन सभ्यता का पोषक होता है, सभ्यता को आगे बढ़ाता है, सभ्यता में अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करता है। सभ्यता के विकास के साथ व्यक्ति की मान्यताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में आध्यात्मिकता का स्थान भौतिकता ने ले लिया है। मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता है। प्रशासन के माध्यम से ही वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ उठाया जा सकता है। अतः प्रशासन को सभ्यता के संरक्षक और पोषक के रूप में विभिन्न कार्यों में मतलब की को संपन्न करना होता है। यानी लोक प्रशासन के द्वारा ही आजकल हम देख रहे हैं तमाम प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार के आविष्कार, नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें चलाई जा रही हैं, ठीक है, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। प्रश्न है, लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पाठ्यक्रम की समस्या, लोक प्रशासन इस समय एक स्वायत्त विषय के रूप में अवतरित हुआ। स्वायत्त मतलब एक अलग विषय के रूप में, उसे एक अनुशासन के रूप में अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः समस्या उत्पन्न होती है कि उसके अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या हो, उसमें क्या पढ़ा जाए। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के पाठ्यक्रमों में प्रशासन, संवैधानिक इतिहास, आर्थिक व औद्योगिक विकास, राजनीति, सांख्यिकी, लोक वित्त आदि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे, लोक प्रशासन एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है बेटा। जैसे लोक प्रशासन है तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ ही रहे हो एक पेपर के रूप में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अलावा लोक प्रशासन अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। लोक प्रशासन से आप एमए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन विश्वविद्यालय में इसके पाठ्यक्रम में संगठन प्रबंधन, क्रमिक प्रशासन मतलब कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, सांख्यिकी, लेखा विधि, ये सभी विषय शामिल किए गए हैं। उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों में अंतर है। ब्रिटिश पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की व्यापकता पर जोर दिया गया है, जबकि अमेरिकन पाठ्यक्रम लोक प्रशासन को एक तकनीकी विषय बना देता है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में देखता है। अमेरिकन पाठ्यक्रम की आलोचना करते हुए ब्रिटिश विद्वान कहते हैं कि यह तो संभव है कि पोस्ट कार्य तथा प्रशासन के उपकरणों को अध्ययन के विषय मान करके लोक प्रशासन का एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए, परंतु इस प्रकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी मतलब ये को उपयोगी नहीं माना जा सकता। यानी कि ब्रिटेन के विद्वान जो हैं अमेरिका के पाठ्यक्रम का खंडन कर देते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम जड़ माने एकदम से मूर्ख टाइप का या थोड़ा सा ढीला टाइप का
यंत्रवत यानी मशीनी टाइप का, जिसको जिधर मोड़ दिया उधर चला गया, ठीक है, बन जाएगा। उपादेयता की दृष्टि से प्रशासन का अध्ययन इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के संदर्भ में किया जाना चाहिए, ताकि वे एक दूसरे को समृद्ध और सशक्त बना सकें। जैसे समाजशास्त्र अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, अर्थशास्त्र राजनीति को, राजनीति समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र इतिहास को प्रभावित करता है, इतिहास राजनीति को प्रभावित करती है। यानी एक दूसरे से तालमेल बैठा करके जब आगे बढ़ेंगे तब वो एक प्रकार से अच्छा विषय वस्तु माना जाएगा। आज अमेरिका में भी लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम विशिष्ट होने के बजाय समन्वित और मिश्रित होने लगे हैं। अनेक विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्यापन राजनीति विज्ञान के व्यापक संदर्भ में होने लगा है। संक्षेप में, लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम को केवल उस तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पाठ्यक्रमों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए, उसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों में उपयोगी सामग्री का समावेश करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हो, मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अन्य शास्त्रों से, अन्य ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से भी उसका संबंध बताया जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, आधुनिक युग में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, चूंकि लोक प्रशासन के सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम का नाम है, तो लोक प्रशासन से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। अथवा आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, आधुनिक युग में प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान बना हुआ है। महान संविधान सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का भार देश के लोक प्रशासन के कंधों पर ही है, ठीक है। किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को तालमेल बैठाना, सामाजिक परिवर्तन करना है। और चूंकि समाज में परिवर्तन कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी सामाजिक परिवर्तन के चलते सरकार भी गिर जाती है। तो ऐसे में प्रशासन को एक प्रकार से ध्यान में रखे, प्रशासन को यह ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, छुआछूत मिटाने के लिए राज्य दृढ़ संकल्प किए हुए है। नीति निर्देशन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से? DPSPs, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51, भारतीय संविधान भाग 4 का पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 4, अनुच्छेद 4 का नहीं, अनुच्छेद 4 का तो वो हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 36 से 51 अनुच्छेद 4 मतलब भाग 4, 36 से 51 अनुच्छेद, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं। ये बताते हैं कि राज्य को कैसा कैसा, यानी देश, किसी भी देश को या भारत देश को किस तरीके से जनता की सेवा करनी है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो उनको फॉलो करता है। समाजवादी समाज के निर्माण और कल्याणकारी आदर्शों के यथार्थ क्रियान्वयन के लिए राज्य कटिबद्ध है। चार्ल्स बीयर्ड महोदय कहते हैं कि प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं होता है। प्रशासन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सभ्य शासन एवं मेरे विचार में सभ्यता का भविष्य भी हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है। हम एक सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति के लिए एक कुशल प्रशासकीय दर्शन, विज्ञान और व्यवहार का विकास कर सके। ये जो है बीयर्ड कहते हैं। ब्रिटिश प्रशासन विशेषज्ञ ग्लेडन महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक प्रशासन प्रत्येक नागरिक के अध्ययन, चिंतन और मनन का विषय होता है। भले ही वह छात्र ही क्यों ना हो या मजदूर ही क्यों ना हो, विचारक हो या सरकारी कर्मचारी हो, सब में एक प्रकार से प्रशासन होता है। हर जगह एक प्रशासन की जरूरत पड़ती है। सभी व्यक्ति उत्तम जीवन बिताना चाहता है, इसमें लोक प्रशासन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वर्तमान युग में यह अति आवश्यक हो गया है। हर एक सेक्टर में प्रशासन की महती भूमिका है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट मान सकते हैं आप, तो ये प्रशासन सब्जेक्ट मान सकते हैं। आपके घर में भी प्रशासन की जरूरत पड़ती है, घर में तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ती है। आज के घर में अगर तालमेल ना बैठा हो तो मार होती, डेली झगड़ा होगी घर में। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के कर्तव्यों को जानना पड़ेगा, एक दूसरे के कर्तव्यों को बांटना पड़ेगा। एक घर का मुखिया होगा, बताएगा कि तुमको ये करना, तुमको वो करना, तो वो एक डायरेक्टर का काम करेगा। वो आपको बताएगा। घर का एक बजट भी बनाना पड़ता है। स्त्री को बताना चाहिए कि भाई हाँ, 1 लीटर तेल है, इसमें अगर 15 दिन चलाना तो वो 15 दिन में बजट के हिसाब से अपने चलाएगी। 15,000 रुपये सैलरी किसी व्यक्ति की आ रही है, उसमें बच्चे की फीस भी भरनी है, ठीक है, तेल भी लाना है, आटा भी पिसवा कर, मतलब कि गेहूं पिसवा करके लाना, तमाम सारी चीज़ें करनी है। तो वो सब एक प्रकार से बजट भी तैयार करके चलना पड़ता है हर एक चीज़ की सिचुएशन के हिसाब से। तो वहाँ सब प्रशासन जो है काम करता है। क्लियर? तो आज हर एक क्षेत्र में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लोक हितकारी राज्य में, लोक हितकारी राज्य ऐसा राज्य जो कि जनता के हित में काम करता है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए तमाम काम करता ही है।
तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक हितकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चूंकि लोक प्रशासन बड़ी भूमिका निभाता है, जनता का प्रशासन होता है, जनता के लिए प्रशासन होता है, ठीक है, जनता के द्वारा प्रशासन होता है। आधुनिक युग में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा का प्रचलन बहुत अधिक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के मध्य अंतर को मिटाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य का कार्य होता है। ठीक है, जो लोक हितकारी राज्य होगा वो ये सब करेगा और भारत इसमें हमेशा आगे रहा है। इस तरह लोक हितकारी राज्य में लोक प्रशासन केवल सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि रोजगार देने का काम करता है, आय के उन्नत बनाने का प्रयास करता है, आय को बढ़ाने का, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, इस सभी क्षेत्रों में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आजकल आप देखते हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। वहाँ पर 1 रुपये की पर्ची कटाओ, बढ़िया अपना इलाज करवाओ जा करके। लोक प्रशासन को इन समस्त कार्यों को करना होता है जिससे कि राज्य का चहुमुखी यानी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न या चौतरफा विकास हो। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना के लिए राज्य प्रयत्नशील हमेशा ही रहा है। प्रशासन के कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, कार्मिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। प्रशासन का सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप देखने को आज वर्तमान में मिल रहा है। कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे पहले पुलिस रोक करके 150 रुपये लेकर के आपका चालान नहीं करते थे, भेज देते थे। आजकल क्या है, आप जो है नहीं लगा करके जाओगे हेलमेट, तुरंत फोटो खींचे मोबाइल में, चालान भेज दिया, आ गया आपके घर में जो है डाकिया लेकर के चिट्ठी की भाई हाँ कट गया है, चलो वहाँ पर, ठीक है, कोर्ट में जा करके अपना दो, भरो पैसा। तो ये एक प्रकार से। बाकी आप देखो कोई पुलिस भी मतलब का रोकता है आपको? नहीं रोकता है ना। कोई पुलिस आपसे घूस लेने का प्रयास करता है? नहीं करता। पहले बहुत लगता था कि भाई पैसा लेकर के निपटा देते थे, लेकिन अब कहीं पर होता है? नहीं होता है। अब करते होंगे वो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत कुछ सुधरा है। भ्रष्टाचार आज भी कंट्रोल नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार आज भी दबा के चल रहा है। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानताओं को स्पष्ट करें। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निजी माने होता है प्राइवेट प्रशासन, प्राइवेट माने कुछ पूंजीपतियों का प्रशासन, किसी व्यक्ति, किसी संस्था का प्रशासन। फ्रांसीसी चिंतन हेनरी फियोल, मेरी पार्कर, फॉलेट, उर्बिक, ठीक है, इन सभी के अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी सेक्टर है, सभी में एक ही जैसा प्रशासन होता है, वही पब्लिक होता है। हेनरी फियोल कहते हैं कि मैंने जो प्रशासन शब्द का अर्थ प्रदान किया है और उसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन के द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तीर्ण हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं यानी सरकारी सेवाएं, अपितु प्रत्येक आकार, प्रकार और प्रयोजन को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित होते हैं। इन सब में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण कार्यों की आवश्यकता होती है। समुचित रूप से कार्य करने के लिए सभी में एक जैसे सामान्य नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब केवल एक ही ऐसा प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी विषयों में समान रूप से अच्छे प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। उर्बिक ने कहा, इसी मत का समर्थन करते हुए कहा कि यह बात गंभीरतापूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होगा और प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया ज्ञान होगा, राजनीति शास्त्रों का अलग रोग विज्ञान मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः सभी का रोग मनोविज्ञान एक ही जैसा होगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फिलोसोफर हो, चाहे कोई वो एक प्रकार से मास्टर हो। ठीक है, वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे होते हैं। ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी यानी कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दोनों एक जैसा होता है। जैसे मान लेते हैं सरकार के द्वारा जो प्रशासन करवाया जाता है वो सरकारी यानी कि सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन होता है, जिसमें जनता का हित होता है। निजी प्रशासन में व्यक्ति का स्वयं का हित होता है। ठीक है, जैसे कि स्वयं का हित होता है, पूंजीपतियों का हित होता है, अपने हित में काम करते हैं। अंतर समझ लो बेटा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू मीन डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? क्लियर? चलें, असमानताएं, क्या अंतर होता है? समानताएं तो हमने देख ली, असमानताएं समझो। यहीं पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लेते हैं आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है किसी भी सब्जेक्ट की 5th सेमेस्टर की ऐसे मॉडल पेपर की, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर दी गई। 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा।
आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। इसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट के यानी कि 2-2 पेपर जो होते हैं एक सब्जेक्ट के वो सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपका जो एक को करिकुलर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस उसका भी आपको मिल जाएगा। यानी इन तीनों सब्जेक्ट का आपको मात्र 100 रुपीज़ में के पेमेंट में सब कुछ PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ में ऐसे छात्र जिनका एक आध पेपर बचा हुआ है और 6 सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, 6 सेमेस्टर में जुड़ने के लिए भी आप SMS करके जुड़ सकते हैं, जो कि आने वाले समय में क्लासेस आपकी प्रारंभ होने तो 6 सेमेस्टर वाला ग्रुप बन चुका है। उसमें जुड़ने के लिए भी आप यही नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम इस नंबर पर लिख करके भेज दें। ठीक है, कहें हमको 6 सेमेस्टर में जुड़ना है, हम 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तब आपके पास भेजा जाएगा। चले, असमानताएं क्या होती हैं लोक प्रशासन के बीच में देखने का प्रयास करेंगे। देखें, लोक प्रशासन और इसमें ये प्रश्न हमेशा पूछा था, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है? उद्देश्य में अंतर है। देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे मुख्य अंतर होता है उनके उद्देश्य में, उनका एम अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे निजी प्रशासन में व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। निजी प्रशासन जो होता है व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है इसमें, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना। निजी प्रशासन में केवल धन कमाना एकमात्र उद्देश्य होता है, लोक प्रशासन में जनता का सेवा करना मुख्य उद्देश्य होता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर होता है उत्तरदायित्व में अंतर। ठीक है, लोक प्रशासन जो होता है बाबू, लोक प्रशासन जो होता है लोकतांत्रिक शासन पद्धति में लोक प्रशासन जनता के द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि जो लोक प्रशासन जो होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित जो होते हैं, चाहे कार्यपालिका में बैठने वाले व्यक्ति हों चाहे व्यवस्थापिका में, सभी लोग जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता उनसे क्वेश्चंस करती है, उनके उत्तर देने पर वो बाध्य होते हैं। ठीक है, ध्यान। परंतु निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसका मन होगा तो जनता की सेवा के लिए कुछ काम कर देगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, जनता उसमें कुछ उसका कर नहीं पाएगी। लोक प्रशासन के बारे में पाल एफ लबी ने कहा है कि लोक प्रशासन के कार्य अन्य सभी प्रशासकों के कार्यों से भिन्न यानी अलग होते हैं, क्योंकि सार्वजनिकता लोक प्रशासन का लक्षण है। उनका निरीक्षण या समीक्षा कर सकती है तथा उसकी मांग कर सकती है। जैसे सरकारी बस, प्राइवेट बस। अब प्राइवेट बस वाला चाहे तो आपको ना ले जाए, चाहे आप इंस्पेक्टर हो चाहे आप बहुत बड़े तीरंदाज हो, कोई पद पर हो, आपको नहीं ले जाएगा बिना पैसे के, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते सरकारी बस है और सरकारी कर्मचारी सरकारी कोई है तो उसको ले जाना पड़ेगा। तो सरकारी बस जनता की सेवा के लिए होती है और प्राइवेट बस पैसा कमाने के लिए होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो जरूर भाई, सरकारी बस में पैसा लगता है, प्राइवेट में भी लगता है, लेकिन प्राइवेट बस का उद्देश्य मुख्य पैसा कमाने के लिए वो किया जाता है। तो प्राइवेट बस क्या है? निजी प्रशासन के अंतर्गत आ सकता है, और सरकारी बस आपका जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आ सकता है। समझ गए ना बातों को? तीसरा अंतर है कार्य क्षेत्र में अंतर, यानी सबका जो कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जटिल होता है। निजी यानी कठिन होता है, जटिल माने कठिन। निजी प्रशासन का उद्देश्य सीमित होता है, छोटा होता है, इसलिए उसका कार्य क्षेत्र भी सीमित होता है। पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में शासन कार्य अत्यंत विस्तृत होता है, जन कल्याण के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं, अतः लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जनता जो होती बाबू, जनता जो होती है ना, जनता का हित करना लोक प्रशासन का काम होता है, जनता से पैसे कमाना निजी प्रशासन का काम होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्य कुशलता संबंधी अंतर। लोक प्रशासन में सब काम सरकारी होता है, किसी व्यक्ति का लाभ ना होने के कारण से प्रायः अधिकारी तथा कर्मचारी उदासीनता से काम करते हैं। सरकारी मास्टर या सरकारी जो ऑफिस होते हैं बहुत ढिल्लर होते हैं, बहुत धीरे धीरे काम होता है। वहीं पे प्राइवेट चीज़ों में चीज़ें बहुत काम से, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो ढीला काम होगा, प्राइवेट में जाएंगे बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, आपको बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें तो यही चीज़ें हैं। इसमें अनावश्यक विलम्ब भी हो जाता है, फाइलों के ढेर लगे रहते हैं पर उन पर निर्णय ही नहीं लिए जाते हैं। निजी प्रशासन में ऐसी ढिलाई नहीं चल सकती, नहीं तो निजी प्रशासन ठप हो जाएगा। वह बाजार में अपनी साख के लिए तथा लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम योग्यता से काम करता है। निजी प्रशासन में कर्मचारी मुस्तैदी से काम पूरा करने में लगे रहते हैं, चूँकि जितना काम करेंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। सरकारी में फिक्स है भाई कि 85,000 सैलरी आनी है तो आनी है। अब वो चाहे वहाँ बैठ के सुरती मलत हुए और चाहे बढ़िया गुटखा और पान खाए के बढ़िया पीच लगावत हुए बगल बैठा डस्टबिन में, उन्हें क्यों पूछे वाला नाई है। ठीक है, जब साहेब आए तो अपन अपन कागज वागज धे के अपन निपटाए, लेकिन मामला चल रहा है। ऐसे तो होता है। एक जो है मूवी बता रहा हूँ, एक कहानी पढ़ लीजिएगा अगर आपको समय होगा पेपर देने के बाद में। भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई नाम के विद्वान है, बहुत ज़बरदस्त विद्वान हैं। उन्होंने कहानी लिखी है भोलाराम का जीव। ऐसे कहानी विधा हो सकती है लेकिन ये व्यंग विधा की रचना है।
तो ये सरकारी कर्मचारियों पर एक व्यंग किया गया। सरकारी जो आप दफ्तर होता है, उस दफ्तर में किस तरीके ढिलाई होती है, उस ढिलाई को लेकर के भोला राम का जीव है। भोला राम का जीव जो होता है वो चित्रगुप्त वो सब पाते नहीं हैं। मतलब आप देख लीजिएगा, उसमें अब बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कल पेपर है तो इस पर फोकस करते हैं। चले कैमरामैन फोकस करो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ चुका भैया, निजी प्रशासन का अर्थ क्या होता है? निजी प्रशासन, पब्लिक प्रशासन। निजी प्रशासन का अर्थ स्वयं का प्रशासन। निजी प्रशासन में सामाजिक दायित्वों का कोई प्रश्न नहीं होता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला सिस्टम चलता है। बिरला मिल का प्रबंध या बजाज के कारखानों का संचालन निजी प्रशासन है। जैसे मोदी जी जो कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि वो लोक प्रशासन है, ठीक है। और जैसे टाटा अंबानी ये सब कर रहे हैं, वो जान लीजिए कि आपका क्या है, निजी प्रशासन है, जिनका एकमात्र लक्ष्य अधिकाधिक लाभ कमाना है। सारांश में कहा जा सकता है कि जब प्रशासन का प्रयोग सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाए तब वह लोक प्रशासन होता है, और जब उसका प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो वह निजी प्रशासन कहलाता है। बेसिकली यही अंतर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। संगठन से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संगठन से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से स्पष्ट किया है। उन्होंने संगठन का अर्थ 5 रूपों में ग्रहण किया है। कई विद्वानों के अनुसार जो सार तत्व है वो यही है। पहली बात तो योजना के अनुसार कार्य करना, ये संगठन का अर्थ होता है। कोई जो प्लान बना है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम योजनाबद्ध तरीके से करेगा, संगठन करवाएगा। दूसरी बात, व्यवस्थित ढांचे का निर्माण करना ताकि काम अच्छे तरीके से चले। कार्य का रूप निश्चित करना, कार्य कैसे करना है, किस तरीके से करना, सब कुछ डिसाइड करना। किसी वस्तु के प्रत्येक भाग को विशिष्ट महत्व देना और किसी को ना महत्व देना। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य कार्य का विभाजन करना, किसको क्या काम करना, किसको क्या काम नहीं करना, किसको किस तरीके से पेश आना है, सारी चीज़ें संगठन बताता है। हमने संगठन की जो परिभाषाएं दी हैं उनका विश्लेषण करने से संगठन के 2 तथ्यों का संकेत मिलता है। पहली बात तो प्रशासकीय ढांचे की संरचना और मानवीय संबंध, ये दोनों मिल करके तब जा करके संगठन का निर्माण होता है। यहाँ पर मानवीय संबंध और प्रशासकीय ढांचा की संरचना जो होती है वो मिल करके संगठन का निर्माण करते हैं। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक है बेटा कि संगठन कोरा ढांचा ही नहीं है, वास्तव में उसमें ढांचे के अतिरिक्त मनुष्य भी आते हैं जो उसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगठन ढांचा और मनुष्य दोनों होते हैं। संगठन को केवल एक ढांचा मानना और जिन लोगों से वह बनता है उनकी उपेक्षा करना पूर्णतः अवास्तविक होगा। तो संगठन मात्र एक ढांचा नहीं बल्कि व्यक्तियों का भी एक समूह होता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एकल और बहुल कार्यपालिका के अंतर को अत्यंत लघु रूप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, जिस कार्यपालिका की प्रधान शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कि जो कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कार्यपालिका कौन सी? एकल कार्यपालिका। और जिस कार्यपालिका की प्रधान शक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में निहित होती है उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का सिद्धांत है, भारत में एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न, सूत्र और स्टाफ के मध्य अंतर को अत्यंत संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। कार्यपालिका में जो नेता मंत्री होते हैं बेसिकली वो शामिल होते हैं, विभिन्न क्षेत्र के मंत्री वगैरह शामिल हो जाते हैं। सूत्र और स्टाफ क्या होता है? देखिए, सूत्र अभिकरण का एक वह अभिकरण होता है या वह अंग होता है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ जो होता है अथवा कार्मिक अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। तो ये एक मैनेजमेंटली काम को देखता है स्टाफ, जबकि सूत्र अभिकरण जो होता है यह प्राथमिक काम को देखता है, प्राइमरी कार्य को, प्राइमरी वर्क को देखता है। देखिए, स्टाफ और सूत्र के संबंध की नूतन प्रवृत्ति, नूतन माने होता नया, ठीक है, प्रवृत्ति पर लघु रूप में प्रकाश डालिए। देखिए, स्टाफ और सूत्र की नूतन प्रवृत्ति यह है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत स्टाफ और सूत्र के मध्य कोई विभाजन रेखा खींचना कठिन बात। कभी कोई स्टाफ का काम सूत्र ले लेता है, कभी सूत्र का काम स्टाफ ले लेता है, इसकी बीच कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण से अलग तथा भिन्न है। यह बीते युग की बात है। वर्तमान युग में संगठन में कोई ऐसी विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती कि यहाँ सूत्र आरंभ होता है और स्टाफ का कार्य समाप्त होता है,
और साइमन कब ये ख़त्म होता है कब वो शुरू होता है कुछ पता नहीं चलता, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। साइमन नाम के विद्वान है, कहते हैं कि यह धारणा भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है और आदेश जारी नहीं करता। ठीक है, यानी लोक प्रशासन जो मतलब स्टाफ जो होता है परामर्श देता है, आदेश जारी नहीं करता और उस पर काम जो है सूत्र करता है। लेपावस्की मानते हैं कि वस्तुतः स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोधी, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी जहाँ पर सूत्र का काम खत्म होता है वहीं से अभिकरण शुरू हो सकता है, जहाँ से वो खत्म होता है, या फिर मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दोनों का दोनों तालमेल जब बैठा कर चलेंगे तो कोई काम संपन्न होगा। ठीक है, एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, स्टाफ अभिकरणों के कार्यों को लघु रूप में लिखिए। प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, मूने ने स्टाफ अभिकरण के 3 कार्य बताए। मूने नाम के एक विद्वान है। कहा सूचना संबंधी काम पहला, यानी सूचना को लेकर के, दूसरा परामर्श संबंधी काम, और तीसरा पर्यवेक्षण यानी कि चेक वगैरह करना, मूल्यांकन करने के लिए काम। स्टाफ अभिकरण सूत्र अधिकारी को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। अपने परामर्श संबंधी कार्य में स्टाफ अभिकरण सूत्र को प्रशासन के प्रत्येक कार्य के संबंध में अपनी राय देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसे मानना ना मानना सूत्र पर डिपेंड करता है। तो एक आदेश या परामर्श जारी कौन करता है? स्टाफ एक सूत्र या एक मतलब स्टाफ जो होता है वो एक जानकारी या एक सलाह देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए इस मुद्दे पर। अब उसे सूत्र मानता, मतलब उसको ये सूत्र पर डिपेंड है कि वह उसको मानता है कि नहीं मानता। पर्यवेक्षण संबंधी कार्य से तात्पर्य यह है कि स्टाफ परंतु अभिकरण यह देखे कि उच्च श्रेणी के सूत्र अधिकारी के निर्णय अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंच रहे हैं और क्रियान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं किए जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पर्यवेक्षण करना। तो इस तरीके से ये 3 सूचना को देना, परामर्श संबंधी को मतलब परामर्श को मानना और पर्यवेक्षण करना, उसकी जांच करना कि जो हमने सूचना दी थी उस सूचना पर काम हुआ कि नहीं हुआ, इसको जांचना पर्यवेक्षण कहा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, सहायक अभिकरणों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आधुनिक युग विशेषीकरण का युग रहा है। इस युग में विभागों के कार्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्रक्रियाशील क्रियाएं और दूसरी है सहायक क्रियाएं, जो उस क्रियाओं की सहायता करती हैं। सहायक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा प्रक्रियाशील कार्यों को करने में सहायता मिलती है, जैसे कि किसी विभाग या किसी संस्था के कर्मचारी की भर्ती और भवन, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना। सहायक अभिकरणों का सर्वप्रमुख कार्य यही होता है कि सहायक कार्यों में मुख्य विभागीय अधिकारियों को अपना समय नहीं लगाना पड़ता। जो प्रमुख कार्यों को अधिक ध्यानपूर्वक संपन्न करते हैं उनके सहायता में और कई काम वो होते रहते हैं। सहायक अभिकरणों के फलस्वरूप मुख्य विभागीय कार्यों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को बहुत सी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं उसकी, क्योंकि उसको ही सब कुछ करना पड़े। तो ऐसे में वो जैसे मान लेते हैं कि एक दरोगा जी बैठे हैं, वो फाइल का काम कर रहे हैं। तब दरोगा जी एक प्रकार फाइल का काम कर रहे हैं, कोई मामला आया कि भाई वहाँ पे झगड़ा हो गई है। अब दरोगा जी अपना फाइल काम छोड़ के थोड़ी ना छुड़ाने जाएंगे, तो 1-8 ठो इंस्पेक्टर होंगे, कहेंगे जाओ 2 ठो पुलिस ले लो निकल जाओ, तो उसका काम सौंप दिया और निकल गए। तो कहीं ना कहीं पे उससे आसानी हो जाती है। साथ ही सहायक अभिकरण आपूर्ति का कार्य भी संपन्न करते हैं और विभागों की मांगों को पूरा करते हैं। जैसे कि एक प्रोफेसर होते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक कुछ एडहाक पर हो जाते हैं जो कि उनके लतमरुआ टाइप के जो होते हैं। जैसे कि मान कहने का मतलब वो नहीं था, जैसे होते हैं अखाड़ा के लतमरुआ पहलवान होते हैं। लतमरुआ मतलब समझ रहे हो ना, जो पीछे जो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो जैसे कि वो पीछे पीछे हो नहीं जाता, जैसे कि दूल्हा के साथ सहबाला, तो वैसे ही सेम सहायता करने वाले। ठीक है, तो और विभागों और मांगों को पूरा करते हैं। इससे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका, निगम का क्या अर्थ होता है? सरकारी निगम की विशेषता होता है। निगम क्या होता है? देखिए, आधुनिक युग में प्रशासन के क्षेत्र में कारपोरेशन का उद्भव एक महत्वपूर्ण विषय है। कारपोरेशन को निगम कह सकते हैं। प्रोफेसर रॉबसन निगम को एक राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और संवैधानिक एक रीजन में एक महत्वपूर्ण नव परिवर्तन मानते हैं। यानी राजनीतिक संगठन और संवैधानिक क्षेत्र में एक नया परिवर्तन मानते हैं निगम को। यद्यपि निगम विश्व के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं, परंतु इनकी विचारधाराओं तथा कार्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है कि कौन सा निगम कितना काम करेगा।
कारपोरेशन की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि किसी भी विशेष काम को योग्यता और बचत के आधार पर कैसे किया जाए, यानी कोई भी काम कौन सा व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है, ज़्यादा प्रभावी कर सकता है, उसके लिए निगम बनाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। निगम अंग्रेजी भाषा के कारपोरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उन व्यक्तियों के समूह से जो कानून के द्वारा एक सूत्र में बंधे रहते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी में कारपोरेशन शब्द का अर्थ दिया गया है कि विभिन्न लेखकों ने निगम की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। प्रोफेसर राप्सन कहते हैं कि निगम राष्ट्र के द्वारा स्वामित्व प्राप्त उपक्रमों में वाणिज्यिक औद्योगिक प्रकार का एक संबंध है के चलाने के लिए कार्य साधन है। दिमाग कहते हैं कि सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम होता है, एक सरकारी उद्यम होता है सरकारी निगम, जिसकी स्थापना किसी विशेष व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, किसी विशेष व्यापार को चलाने के लिए अथवा वित्तीय उद्योग को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार या कानून के द्वारा लागू की जाती है। एक निगम बनाया जाता है जो कि किसी सेक्टर में काम करने के लिए बनाया जाता है, लोगों का संगठन, ताकि वह काम कर सके। जैसे कि मान लेते हैं एक निगम बनाया गया कोई भी काम करने के लिए, किसी की जांच के लिए कोई समिति बनाई, कोई निगम बनाया गया जो किसी विशेष क्षेत्र में काम करने के लिए होता है, जनता की सेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सरकारी निगमों की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा। सरकारी निगम, देखिए सरकारी निगमों की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिखेंगे, इन निगमों की स्थापना संसद संसद क्या होती है, जैसे जिसमें सांसद, विधायक, सांसद और राज्यसभा लोकसभा जो है वो सांसद होती है, तो किसी न किसी कानून के द्वारा करती है जारी। इन कानूनों में निगम का उद्देश्य भी लिखा रहता है कि भाई निगम क्यों बनाया जा रहा है, निगम के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, निगम के क्या क्या काम होंगे, निगम को कौन कौन से जो है फ्रीडम मिलेगी, कौन कौन स्वतंत्रता मिलेगी, इन सभी को स्पष्ट रूप से बयां किया जाता है। दूसरी विशेषता, निगमों का अपना कानून होता है और अपना व्यक्तित्व होता है। इसका तात्पर्य यह है कि निगम के विरुद्ध और निगम के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है किसी के खिलाफ। तीसरी बात, इन निगमों की रचना किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करी जाती है और उनका उल्लेख संबंधित परिनियमों में कर दिया था कि भाई इस नियम जो ये निगम बनाया गया है इस समस्या के निदान पाने के लिए, इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। चौथी विशेषता, निगमों की वित्तीय व्यवस्था राष्ट्रीय बजट से अलग से नहीं होती है, वह सरकारी बजट का एक भाग ही होता है। सरकारी बजट या भारत की संचित निधि से ही इस पर व्यय किया जाता है। पांचवी बात, समानतया इन पर सरकारी निधियों के व्यय पर प्रभुत्व होने वाली अधिकांश नियामकीय और प्रतिबंधात्मक सर्विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। कुल मिलाकर के निगम जो होते सरकार के द्वारा लागू चलाए गए संगठन होते हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष उद्देश्य के काम के लिए बनाए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे डायरेक्टली जुड़े रहें। लोक निगम और सरकारी विभाग के अंतर को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट। लोक निगम, लोक माने पब्लिक, निगम जो होता है जनता का, और दूसरा होता है सरकारी विभाग, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट एक प्रकार से जो विभाग होते हैं वो, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, लोक निगमों को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। निगमों पर कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है। निगम जो होते हैं उस पर जो मंत्री वगैरह होते हैं उनका नियंत्रण बहुत कम होता है, ठीक है। परंतु विभाग में पद सोपान की श्रृंखला के फलस्वरूप विभाग सीधे अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो विभाग जो है अपने हैंडल में करता है, लेकिन निगम में कई लोगों के पास सत्ता होती है और किसी एक व्यक्ति उसको नियंत्रित नहीं कर पाता, ठीक है। तो विभाग अलग होता है। निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं उनका भी ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, सीमित नियंत्रण ही होता है। विभाग व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। कोई विभाग को एक पैसा खर्च करना तो पहले संसद से पूछेगी, व्यवस्थापिका से पूछेगी कि ये करें कि ना करें। परंतु निगमों के विषय में ऐसा नहीं, निगम खर्च कर सकते हैं, बाद में उसका क्लैरिफिकेशन देंगे। निगमों और विभाग की प्रक्रियाओं में भी अंतर देखने को मिलता है। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर होती। ज्येष्ठता मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कोई विभाग है, उस विभाग में अगर प्रोन्नति होनी है, प्रमोशन होना है, तो इससे योग्य उसके हिसाब से होगा। किसके हिसाब से? श्रेष्ठता या ज्येष्ठता के हिसाब से। कौन बड़ा है, फिर उससे बड़ा कौन है, इस तरीके से वरिष्ठता के हिसाब से होता है। परंतु निगमों में वह योग्यता के आधार पर होती है, यानी निगम में जो टैलेंटेड होगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। सामान्य प्रक्रिया में भी अंतर होता है, जैसे कि विभागीय लेखों की सरकारी लेखा परीक्षकों के द्वारा
जांच की जाती है, जबकि निगमों की जांच सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं होती है। ठीक है, ये बात है। निगम का व्यक्तित्व कृत्रिम होता है, ठीक है, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। विभागों का इस तरह का कोई अस्तित्व नहीं होता। निगम ज़्यादा पावरफुल होते हैं विभागों से ज़्यादा। निगमों पर राजनीतिक दबाव भी कम होता है, जबकि विभाग पर राजनीतिक दबाव पूरा पूरा एकदम से प्रभावित होता है। दबाव तो दिखता ही है साफ साफ विभागों पर। तो विभाग पर दबाव होता है, विभाग राजनीति के चंगुल में जकड़ा होता है, लेकिन निगम स्वतंत्र होते हैं। निगम राजनीति की भी जांच करते हैं कभी कभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो हैं वो निम्न प्रकार हैं, कई प्रकार के हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख नियामकीय आयोग हैं उनके बारे में अगर बताएं तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। पहला, अंतर्राज्य व्यापार आयोग, ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। संघीय व्यापार आयोग, संघीय शक्ति आयोग। चौथा है प्रतिभूति और विनियोग आयोग। पांचवा है संघीय संचार आयोग। छठा है राष्ट्रीय श्रम संबंधी बोर्ड। सातवां है संयुक्त राज्य सामुद्रिक आयोग। आठवां है सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। और नौवां है संघीय रिजर्व व्यवस्था के गवर्नरों का बोर्ड। तो ये एक प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। पिछले वर्ष परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था, आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चूँकि रिवीजन क्लास है तो मैं तीव्र गति से ही आगे बढ़ूंगा, क्लियर, ताकि और बाकी समझ में तो आ ही रहा होगा, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो भाई चूँकि समय भी अभाव है, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की आलोचना के संक्षिप्त रूप से मतलब की कीजिए। संक्षिप्त रूप अच्छे तरीके से, छोटे कम शब्दों में। स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की आलोचना माने होता है क्रिटिसिज्म। सबसे पहली बात, यह अनुत्तरदायी होता है, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इससे आप पूछ नहीं सकते हो कि क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, अनुत्तरदायी होता है। शासन की चतुर्थ शाखा होती है, शासन की चौथी शाखा होती है। इसे लोक कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के अलावा चौथी शाखा होती है आपकी। मुख्य कार्यपालिका की संवैधानिक शक्ति को कम करने वाले होते हैं ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग। स्वेच्छाचारिता होती है, इसमें अपने मन से काम कर सकते हैं। प्रशासन में पृथक्करण की आसानी होती है, प्रशासन से अलग होते हैं ये। प्रशासन में एक रूपता का अभाव होता है। प्रशासन में अव्यवस्था होती है। अनुचित प्रतियोगिता को प्रोत्साहन भी देते हैं ये स्वतंत्र नियामकीय आयोग। समन्वय की समस्या भी इससे उत्पन्न होती है। साथ ही साथ में प्रशासकीय व्यय में वृद्धि भी इसमें हो जाती है। प्रशासन में व्यय ज़्यादा होता है, क्योंकि स्वतंत्र नियामकीय आयोग जो होते हैं इनमें व्यय भी लगता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों और राष्ट्रीय या सरकारी विभागों में क्या अंतर है। देखिए, सरकारी विभागों का अध्यक्ष सदैव एक व्यक्ति होता है, परंतु स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के अध्यक्ष अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कई व्यक्ति हो सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, यह बात ध्यान रखें, यानी कि स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के अध्यक्ष अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि सरकारी विभागों का अध्यक्ष सदैव एक ही व्यक्ति होता है। दूसरा, आयोग में विभिन्न पक्षों और दलों का प्रतिनिधित्व होता है, परंतु विभाग के लिए यह बात आवश्यक नहीं है कि विभिन्न पक्ष और विभिन्न दल का प्रतिनिधित्व होगा, उसमें एक दल ही हो सकता है। अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के निर्णयों को सरकारी विभागों के निर्णयों की भांति राष्ट्रपति को रद्द करने का अधिकार भी नहीं होता है। यानी जिस तरीके से सरकारी जो विभाग होते हैं उनके अधिकार को राष्ट्रपति रद्द कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के जो एक प्रकार से निर्णय होते हैं उनको राष्ट्रपति भी रद्द नहीं करता है। आयोगों के नियमन की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की होती है, परंतु सरकारी विभागों के नियमन की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासकों की ही होती है। यानी कि जो सरकारी विभाग होते हैं उसमें सरकार के ही नुमाइंदे शामिल होकर के अध्यक्ष वगैरह बन जाते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग राजनीतिक दबाव से बिल्कुल मुक्त होता है और निष्पक्ष रूप से काम करता है, परंतु सरकारी विभाग दलबंदी से मुक्त होकर के कार्य नहीं कर पाते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो जो आयोग होते हैं वो एक प्रकार से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उतने निष्पक्षता से काम नहीं कर पाते, जबकि जो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होते हैं खुल करके काम करते हैं, एकदम से चिल मार के। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न बेटा, प्रश्न, सत्ता के प्रत्यायोजन की विशेषता पर टिप्पणी किए। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि 2 इंस्पेक्टर साहब थे। इंस्पेक्टर साहब को कहीं पर शादी में जाना है और उनके जिम्मे 4 काम हैं। उन्होंने कहा किसको, 2-3-4 सिपाही बुला कि भाई थोड़ा काम तुम ले लो, थोड़ा काम तुम ले लो। यानी अपने काम को सौंप करके या किसी व्यक्ति को अपने अथॉरिटी को दे देना, अपने काम को किसी व्यक्ति को सौंप देना या काम का बंटवारा कर देना ही प्रत्यायोजन होता है। ठीक है, जब कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को अपने काम बांट देता है तो वही प्रत्यायोजन कहलाता है। सत्ता का प्रत्यायोजन
या हस्तांतरण जो होता है वही होता है। प्रत्यायोजन प्रत्येक प्रशासकीय संगठन की एक आवश्यक विशेषता है जिसके बिना वह अपना कार्य भली प्रकार संपन्न नहीं कर सकता। अगर प्रत्यायोजन ना हो तो कोई काम सही तरीके से नहीं होगा। प्रत्यायोजन को संगठन का एक ऐसा सिद्धांत माना जा सकता है जो परंपरावादी विचारकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होने के साथ ही संगठन के आधुनिक विचारकों की रुचि का भी मुख्य विषय रहा है। पद सोपान के आधार पर जब एक संगठन में अधिकारियों के स्तर निर्धारित हो जाते हैं कि कोई अधिकारी इस स्तर का है, कोई उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो स्तर निर्धारित हो जाता है। तो उनकी सत्ता का उल्लेख कर दिया था कि भाई तुम्हारा पद, तुम्हारे पद की योग्यता, तुम्हारे पद की गरिमा, तुम्हारे पद पर क्या काम है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी अथॉरिटी, कितनी शक्ति है, सब फिक्स होता है। पद सोपान युक्त जो होता है संगठन में सत्ता कानूनी रूप से संगठन के अध्यक्ष में रहती है। अधीनस्थ अधिकारियों को कानूनी रूप से कोई सत्ता नहीं सौंपी जाती, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास किसी प्रकार की सत्ता होती ही नहीं है। सत्ता उसको उस सत्ता के अभाव में या शासक के अभाव में कोई भी अधिकारी, चाहे वह किसी भी सोपान पर स्थित हो, अपने कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। अधीनस्थ अधिकारी की सत्ता का स्रोत संगठन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। संगठन का अध्यक्ष होता है और जो इस बात का निर्णय करता है कि किस अधिकारी को कितनी सत्ता सौंपी जाएगी। सत्ता सौंपते समय वह स्वयं को उसके उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं कर सकता। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के द्वारा उच्च अधिकारी सत्ता को स्वयं के पास रखता हुआ भी उसे आंशिक रूप से अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर देता कि भाई लो, थोड़ा ज़्यादा काम होगा, तुम भी थोड़ा कर लो, तुम भी थोड़ा कर लो। इस तरीके से काम, जैसे एक मैंने बताया कि पुलिस थाना है तो बड़ा काम आ गया तो दो को इधर भेज दिया, दो को उधर भेज दिया। इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का प्रत्यायोजन यही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बजट निर्माण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए, बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट साधनों में प्रमुख स्थान रखता है। बजट की सहायता से सरकार अपना कार्य करती है और सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करती है। कितना पैसा कमाया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, सब कुछ डिसाइड बजट के माध्यम से होता है। बजट निर्माण के कोई नपे तुले सिद्धांत तो नहीं है, किंतु प्रमुख लेखों के लंबे अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए हैं। पहली बात, कार्यपालिका का दायित्व इसमें शामिल होता है। प्रचार या प्रकाशन, कर लगाने की संसद का एकमात्र अधिकार, व्यय पर विधान पालिका का नियंत्रण, वार्षिकता का सिद्धांत, संतुलित बजट, लोचशीलता, स्पष्टता, परिशुद्धता, व्यापकता का सिद्धांत, एकता, अवगमन का सिद्धांत, शुद्धता, मितव्ययता और नगद आधार, ये सब एक प्रकार से बजट के अंग में शामिल है, बजट के रूप में शामिल है, बजट के सिद्धांतों में शामिल है। बजट बनाना क्यों जरूरी है? जैसे कि मान लेते हैं आप 15,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो बजट बना करके चलेंगे कि हमको 5,000 रुपये यहाँ पर लगाने हैं, 8,000 यहाँ पे लगाने हैं, 4,000 यहाँ पे लगाने हैं। तो जब ऐसे आप बजट बनाएंगे तभी आपका घर अच्छी तरीके से चल पाएगा। अन्यथा आपका 15,000 आ रहा है, 10,000 आपका इधर उधर खर्च होगा बेमतलब का। तो ऐसे में एक बजट हो जाता है। सरकारी नौकरी वाले बच्चों, देखिए टीचर का मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनका बजट फिक्स होता है कि हमको सैलरी आती नहीं, उससे पहले उनका बजट पूरा फिक्स होता है कि हमको ये करना है सैलरी आने के बाद में। ठीक है, बजट का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। पहला, बजट सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो यह स्पष्ट करता है कि विकास तथा उत्पादन के लिए किस प्रकार धन का वितरण किया जाएगा, किन क्षेत्रों में कितना धन का एक प्रकार से वितरण किया जाएगा, यह सब बजट में बताया जाता है। दूसरी बात, सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बजट का प्रयोग करती है। सरकार का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बजट तैयार करती है और बजट में बताया जाता है कि इस उद्देश्य को इतने पैसे इतने इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे, इतने पैसे इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे, वो बजट होता है। तीसरा उपयोगिता, नागरिक बजट के माध्यम से इस बात का पता लगा सकते हैं कि सरकार उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न कर रही है, कौन कौन से काम कर रही है। चौथी बात, यह पता चलता है बजट के माध्यम से कि बजट के प्रयोग से लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या क्या या कौन कौन से काम कर रही है। बजट जब लागू होता है तो उसमें तमाम प्रकार के लोगों के हित भी होते हैं, तमाम प्रकार के लोगों को घाटा भी हो सकता है। बजट का प्रयोग राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि राष्ट्र की आय में वृद्धि हो, नेशनल इनकम बढ़े। बजट का प्रयोग बचत को प्रोत्साहन देने तथा उस राशि को उद्योग में लगाने हेतु प्रेरित करने के लिए किया जाता है। तो ये कई जो है उसके उद्देश्य और कई महत्व भी है बजट के, तो ये उद्देश्य ये महत्व लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विनियोग विधेयक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य वह राशि विभागों को उपलब्ध कराना होता है जो राशि अनुदान के रूप में सदन द्वारा स्वीकृत की गई संसद के द्वारा।
इस विधेयक के पारित होने के पश्चात शासन को खर्च का कानूनी अधिकार मिल जाता है कि किसी मुद्दे पर शासन मतलब कि जो लोग हैं वो खर्च कर सकते हैं। इस पर चर्चा तो हो सकती है, परंतु मतदान के दौरान कटौती प्रस्ताव ना तो स्वीकृत होते हैं और ना ही रखे जाते कि भाई इतना खर्चा क्यों हो रहा है, उस पर वो ज़्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि इस विधेयक में सम्मिलित खर्च सदन बजट मांग पर मतदान के समय स्वीकृत कर दिया चुका होता है कि भाई इतना खर्चा इसमें लगेगा तो उतना दे दिया जाता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, वित्त विधेयक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह विधेयक शासन को एक एकत्र करने का कानूनी अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार संसद की स्वीकृति के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही उसकी वसूली की जा सकती है। सदन में चर्चा के दौरान इस पर कटौती प्रस्ताव और संशोधन प्रस्ताव लागू होते हैं। 2/3 दिन के अंतर्गत यह विधेयक मतलब 2/3 बहुमत के द्वारा ये विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक जो होता है, तो वित्त विधेयक जो होता है यह एक प्रकार से संसद की स्वीकृति के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही किसी मतलब उसकी वसूली की जाएगी। तो ये वित्त विधेयक होता है, बेसिकली वित्त विधेयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, लेखांकन का क्या अर्थ होता है? लेखांकन बताएं, प्रश्न पूछा जाएगा। लेखांकन का क्या अर्थ है? देखें, फ्रांसीसी ओके के शब्दों में उस वित्तीय स्थिति या सिचुएशन तथा उन क्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधि को लेखांकन कहते हैं। तो किसी वित्तीय स्थिति तथा उन क्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधि को लेखांकन कहते हैं। लोक लेखांकन की परिभाषा करते हुए डॉक्टर ओम नागपाल कहते हैं कि शासन की समस्त आय और उसके समस्त व्यय के व्यवस्थित रूप के हिसाब किताब का नाम ही लोक लेखांकन होता है। कि कितना कमाई है, कितना खर्चा है, उसका पूरा ब्यौरा लोक ब्यौरा या लोक या लेखांकन होता है। यह बहुत आवश्यक है कि शासन जो भी व्यय करता है तथा वह राजस्व एवं अन्य स्रोतों से उसे जो भी आय प्राप्त होती, जो टैक्स वगैरह से कमाता है शासन या सरकार, उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए। कि भाई वही लेखांकन होता है कि एक साल में आपने कितना कमाया और कितना खर्चा किया, पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। यही रिकॉर्ड लेखांकन कहा जाता है। रिकॉर्ड रखने की इसी व्यवस्था को लेखांकन कहते हैं। वित्तीय प्रशासन का यह मान्य सिद्धांत है कि समस्त आय व्यय यानी खर्चा और कमाई पूरी तरह रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि लोक प्रशासन या लोक लेखांकन जो है एक मतलब लोक प्रशासन अच्छे तरीके से चले और जनता भी जाने और अन्य पार्टी वाले भी जाने कि अच्छे तरीके से शासन चल रहा है। शासन के समस्त आय व्यय का लिखित विवरण इसलिए तैयार किया जाना चाहिए ताकि जब भी किसी वस्तु की जानकारी जो कोई चाहे उसे मिल जाए या मिल जाया करे। उदाहरणार्थ जैसे कि नया बजट बनाते समय शासन को पुरानी जानकारियों की आवश्यकता होती है। लेखांकन के द्वारा यह उसे सरलता से उपलब्ध हो जाती है कि भाई इस मुद्दे पर इतना काम ऐसे किया गया था, तो उस तरीके से काम किया जा सकता है। दूसरी बात, लेखांकन के द्वारा शासन के अपव्यय पर अंकुश यानी जो बिना मतलब का खर्चा उसको रोक लगाया जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब सब बात लिपिबद्ध कर ली जाती है, लिख ली जाती है, तो इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि शासन का कोई विभाग अथवा अधिकारी शासकीय धन का मनमाना प्रयोग कर सके। यानी फिक्स होता है कि भाई फलाने साल में इस विभाग को इतना पैसा दिया गया था, इतना खर्चा हुआ था, इतना बचा था, तो अब की बार उस विभाग को थोड़ा सा बढ़ा करके थोड़ा सा और कम करके दिया जाएगा। तो यही लेखांकन बहुत ज़रूरी होता है, इससे दोबारा भुगतान की कोई संभावना नहीं होती। तीसरी बात, लेखांकन भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है। वित्तीय नीति और वित्तीय कार्यक्रमों का निर्माण इन्हीं लेखों के आधार पर किया जाता है। चौथी बात यह है कि प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण की स्थापना के लिए लेखांकन आवश्यक होता है, ताकि प्रशासन पर जो खर्चा का कंट्रोल है वह उसको पता चले। नहीं तो प्रशासन जब मतलब का खर्चा कर दे, उड़ा दे सारा पैसा, संचित निधि साफ कर दे। ठीक है, यदि लेखा ना रखा जाए तो यह ज्ञात नहीं हो सकता कि कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है। इसके लिए क्या किया गया, कितना किया गया, कुछ पता नहीं चलेगा। लेखांकन से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि धन का प्रयोग संसद के द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार ही किया गया है, यानी जितना लिखा था या जितना किया गया उतना का ब्यौरा उसके पास है। जैसे कि आप जैसे बाजार जाते हैं, आपके पापा आपको 100 रुपये दिए, कहे कि बेटा 5 किलो आलू ले आना, 1 किलो टमाटर ले आना, तो आप बताते हो कि पापा जो है आलू 20 रुपये किलो थी तो 100 रुपये की आलू हो गई, 20 रुपये का हमको खर्चा, टमाटर अपने लग से लेके आए हैं 20 रुपये के एक पाव, तो 20 रुपये आप हमको दीजिए। तो वो लेखांकन होता है। आप लिख लेंगे कि भाई हाँ ये इतना चीज़ है, तो वही सब चीज़ें भाई ब्यौरा देना। इस प्रकार लेखांकन के द्वारा शासन आय व्यय का विवरण भी रखता है तथा इसके माध्यम से
सार्वजनिक धन के अपव्यय यानी कि जो खर्च, जो बेमतलब का खर्चा, उसको रोका जाता है। लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए, लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं? वित्त के यानी कि जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस, वित्त माने फाइनेंस, फाइनेंस के अंतर्गत लेखा परीक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेखा परीक्षण को रॉबर्ट्स मॉन्टगोमरी ने परिभाषित करते हुए कहा कि वित्तीय संक्रियाओं और परिणामों से संबंधित तथ्यों को निश्चित, सत्यापित और सूचित करने हेतु किसी संगठन का यह व्यवसाय वही खातों और अभिलेखों के सुव्यवस्थित परीक्षण को ही लेखा परीक्षण कहते हैं। जो लिखा पढ़ा है, जो लेखांकन किया गया, उसको उसकी जांच करना, उसका टेस्ट करना कि जो लेखांकन हुआ है वो सही है कि गलत है, वही लेखा परीक्षण होता है। ठीक है, लेखा परीक्षण के कार्य क्या क्या होते हैं, उसकी टिप्पणी लिखिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। लेखा परीक्षण का कार्य क्या होता है? देखिए, लेखा परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है भूतकालीन सत्ताओं का परीक्षण करना। जो सत्ता बीत गई है उस पर क्या क्या काम हुआ है उसकी जांच करना। लेखा परीक्षण के द्वारा सरकार के आय व्यय के समस्त लेखों का परीक्षण किया जाता है। यदि किसी तरह का कोई गड़बड़ी प्राप्त होती तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है, यह भी लेखा परीक्षण से पता लगाया जाता है। लेखा परीक्षण का जो अध्यक्ष होता है, लेखा परीक्षक के नाम से जाना था उसको। लेखा परीक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है कि जो भी सरकारी निधियाँ प्राप्त हुई हैं या प्राप्त की गई थीं या प्राप्त की गई हैं, अथवा जो भी धनराशियाँ खर्च की गई हैं, उनकी वैधता की जाँच की जाए, वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, लेखा परीक्षण का तीसरा काम यह होता है कि वह लेखों की जांच करे और कार्य पूरा करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन यानी कि अपना रिपोर्ट व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करे कि ये हुआ है, इतना चापलूसी हुई है, इतना बेमतलब का खर्चा हुआ है, ये चीज़ें गलत लिखी हैं, सारी चीज़ें परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण के द्वारा ही वित्त के यानी फाइनेंस के संबंध में जो अनियमितताएं हैं उसका पता चलता है, जो एक प्रकार से घपलेबाजी उसका पता चलता है, जो घोटाला उसका पता चलता है। आजकल आप देख रहे हैं जो शासन सत्ता में तमाम घोटाले हो रहे हैं, तो लोक लेखा परीक्षक के द्वारा ही वो घोटाले सामने लाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न 1927 से 1937 ईस्वी का काल लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग रहा है, स्पष्ट कीजिए। 1927 से 1937 ईस्वी के काल में यह मान्यता स्थापित हुई थी कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को इस सिद्धांतों का पता लगा करके उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। इस काल में WF विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। विलोबी के बाद मेरी पार्कर, फॉलेट, हेनरी फ्योल, मूनी आदि उसके विचारों का समर्थन करते हैं। 1937 ईस्वी में लूथर गुलिक और उर्बिक ने प्रशासन विज्ञान पर लेख नामक ग्रंथ का संपादन किया, जिसमें इस बात का प्रतिपादन किया गया कि प्रशासन के सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसके साथ लोक शब्द लगाने से कोई औचित्य नहीं है। अब उन्होंने अपने सिद्धांतों को पोस्टकार्ब यानी में लपेटा और इस तरह एक युग लोक प्रशासन के सिद्धांत का कार्य स्वर्ण युग माना गया। यानी कि 1937 चूँकि इसी समय लूथर गुलिक, उर्बिक और हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर, मतलब कि जो है मेरी पार्कर, फॉलेट, इन सभी लोगों ने इस पर बड़ा काम किया, इस वजह से इसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, हनी प्रतिवेदन क्या है? हनी प्रतिवेदन 1967 में आया था। हनी प्रतिवेदन, प्रतिवेदन माने रिपोर्ट, पर उनके महत्व को स्पष्ट करें। देखिए, लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबंध एक संस्था ने सिराक्यूज विश्वविद्यालय के जॉन सी हनी से संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की संभावना के रूप में विचार करने का आग्रह किया गया। 1967 ईस्वी में हनी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी मुख्य विशेषता कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत और व्यापक बनाने पर बल दिया गया। इन लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने के लिए एक प्रतिवेदन दिया गया था हनी महोदय के द्वारा, वही प्रतिवेदन है। संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तक उसे विस्तृत कर दिया गया। इस प्रतिवेदन में लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने के 4 समस्याओं का उल्लेख भी किया गया और उस समस्याओं के निवारण हेतु सिफारिश भी करी गई। इसमें कहा गया कि लोक सेवक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पर बल दिया जाए। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यापक व्यवस्था की जाए। लोक सेवक को जीविकोपार्जन के रूप में अपनाने वाले स्नातक और प्रस्नातक छात्रों हेतु संघीय, राज्य और स्थानीय शासन के स्तर पर प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम खोले जाएं ताकि लोग लोक प्रशासन सब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि नवीन लोक प्रशासन सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताएं। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा 100%।
देखिए, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसका मुख्य तत्व है संदर्भ, सदाचार, नीतिशास्त्र और मूल्य नवीनता अथवा मौलिकता, संबंधित व्यक्तियों की चिंता, सामाजिक एकता। ये सब एक प्रकार से नवनिर्वाचित लोक प्रशासन के पक्षधर मूल्य निरपेक्ष शोध प्रयासों को त्यागने पर बल देते हैं और सामाजिक न्याय के अनुरूप उपागम को अपनाने के समर्थक हैं। लोक प्रशासन के 4 मूलभूत प्रकरण हैं, जैसे पहली प्रासंगिकता वर्तमान में, उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं और सामाजिक समदृष्टि और जनता का कल्याण कितना है और परिवर्तन उसमें कितना किया गया। ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है। 4 एक प्रकार से मूलभूत प्रकार होते लोक प्रशासन के। तो इस तरीके से लोक प्रशासन के बारे में हमने जाना, परखा और समझा। तो आपको एक प्रकार से कैसा लगा वीडियो लेक्चर आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।